स्ट्रीट फूड। रतिया को स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक था। वह अपनी माँ से रोज पैसे मांगता था और सारी पॉकेट मनी स्ट्रीट फूड खाने में उड़ा देता था। रतिया की माँ उसकी रोज की आदत से तंग आ गई थी। अब घर में उसे कोई पैसे नहीं देता था। बहुत हो गया, घर का खाना खा, बाहर के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अब मैं क्या करूं? आज तो चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा है, नहीं खाई तो मर जाऊंगा मैं। रतिया ने एक उपाय निकाला। आज नहीं तो कल माँ पैसे दे ही देगी, आज उधार खा लेता हूँ। रतिया को सभी स्ट्रीट फूड वाले जानते थे, इसलिए उसने सभी के पास जाकर उधारी करना शुरू कर दिया। अरे आइसक्रीम वाले भैया, आज आइसक्रीम ही खिला दो, पैसे कल दे दूंगा। अरे भैया जरा गोलगप्पे तो खिला देना। अरे पैसे कौन देगा? मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूंगा, तुम्हारी दुकान पर रोज तो आता हूँ मैं, विश्वास तो करो मेरा। अब ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन रतिया के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे और उसे स्ट्रीट फूड खाने की आदत पड़ चुकी थी। अरे आज इस तरफ नहीं जाता हूँ, वहाँ गोलगप्पे वाले भैया के पैसे देने हैं, उसने पकड़ लिया तो पैसे मांगेगा। और मैं इस तरफ भी नहीं जा सकता, यहाँ तो चाउमीन वाला खड़ा है, अरे सामने आइसक्रीम वाला खड़ा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? लगता है दूसरे ही गांव जाना पड़ेगा। तभी रतिया को ध्यान आता है कि स्कूल के बाहर एक नया छोले भटूरे वाला खड़ा होता है। रतिया उसके पास चला जाता है। रतिया वहाँ जी भरकर छोले भटूरे खाता है। भाई पैसे तो दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, कितने पैसे हुए? बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाते हो तुम। जी आपने 2 प्लेट खाए हैं तो निकालो 100 रुपए। ओह लगता है मैं आज अपना बटुआ घर ही भुलाया हूँ, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, कल आकर दे दूंगा। अरे जब जेब में पैसे ही नहीं थे तो भटूरे क्यों खाए? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, निकालो पैसे वरना अभी पुलिस बुलाता हूँ। दोनों झगड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई की आवाज़ सुन एक हवलदार वहाँ आ जाता है। छोले भटूरे वाला हवलदार से रतिया की शिकायत करता है। बेटा बहुत छोले भटूरे खा लिए तूने, अब चल के थोड़ी जेल की भी हवा खा। रतिया की माँ को जैसे ही पता चलता है, वह आकर सभी स्ट्रीट फूड वालों के पैसे दे देती है और पुलिस स्टेशन जाकर रतिया को छुड़ा कर लाती है। रतिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं स्ट्रीट फूड कभी नहीं खाऊंगा, हमेशा घर का ही खाना खाऊंगा। हमें झूठ बोलकर कभी भी अपनी जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। रामू नगर निगम में कूड़े का डंप ट्रक चलाता था। वह स्वभाव का बहुत ही अच्छा था। वह गली गली जाकर घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके कूड़े के डंपिंग यार्ड में फेंक देता था। राजू नाम का एक लड़का उसके इस काम में उसकी सहायता के लिए उसके डंप ट्रक में उसके साथ रहता था। क्या उस्ताद, क्या काम है हमारा, घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करो। कई बार तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे राजू ऐसा नहीं सोचते, तुम तो देश को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। अरे वह कैसे भला उस्ताद? राजू देखो, अगर हम गली गली से कूड़ा नहीं उठाएंगे तो लोग ऐसे ही कूड़ा बाहर फेंक देंगे। उस कूड़े पर बैठने वाली मक्खियाँ घर घर जाकर बीमारियां फैलाएंगी और उससे निकलने वाली बदबू से हमारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। रामू और राजू की सभी लोग तारीफ करते थे, क्योंकि वह बड़ी ईमानदारी से जहाँ भी जाते वहाँ से कूड़ा इकट्ठा करते और इलाके की सफाई करते। अरे राजू बेटा, ये कूड़े की बाल्टी जरा अपने ट्रक में तो डाल दे। जी मैडम, अभी डाल देता हूँ। अमर सिंह नगर निगम में नया नया ऑफिसर नियुक्त हुआ था। वो बहुत ही घमंडी और बदतमीज किस्म का ऑफिसर था। एक दिन रामू अपना ट्रक लेकर किसी काम से निगम की वर्कशॉप के ऑफिस आता है। तभी अमर सिंह अपनी कार लेकर वहाँ आ जाते हैं। अरे यहाँ ये ट्रक किसने खड़ा किया है? रामू भागा भागा आता है। साहब ये मेरा ट्रक है, इसमें से कूड़ा बाहर गिरता है, मैं इसे यहाँ ठीक करवाने आया हूँ। अरे ये कोई जगह है ट्रक खड़ा करने की, हटाओ इसे यहाँ से। साहब मैंने तो ट्रक पार्किंग में ही खड़ा किया है, अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं इसे अभी हटा देता हूँ। रामू की यह बात सुनकर अमर सिंह को गुस्सा आ जाता है
और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, एक मामूली ड्राइवर होकर मुझसे जमा लड़ाता है, भाग यहाँ से। रामू अपना डंप ट्रक वहीं खड़ा करके वहां से चला जाता है। बिना किसी बात के रामू को थप्पड़ मारने के कारण सभी निगम के डंप ट्रक वाले अपना ट्रक चलाना बंद कर देते हैं और हड़ताल कर देते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। कूड़ा न उठाने के कारण गलियों में, सड़कों पर और पूरे शहर में कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। चारों तरफ बदबू ही बदबू फैलने लगती है। इस बात का पता जब वहां के उच्च अधिकारियों को लगता है तो वह अमर सिंह का तबादला कहीं और कर देते हैं और रामू से आकर माफी मांगते हैं। रामू, अमर सिंह की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब कोई भी अधिकारी किसी सफाई कर्मचारी या डंप ट्रक ड्राइवर से बुरा व्यवहार नहीं करेगा। रामू के कहने पर सभी डंप ट्रक वाले हड़ताल खत्म कर देते हैं और फिर से इलाके की सफाई में लग जाते हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका फिर से साफ और सुंदर दिखने लगता है। सतपुर गांव में एक लड़का चमन रहता था। उसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। वह जल विभाग में पानी के टैंकर का ड्राइवर था। एक दिन चमन के ऑफिसर ने चमन से कहा, चमन, ये टैंकर लेकर तुम्हें सतपुर गांव हर रोज जाना है। वहाँ पानी की बहुत समस्या है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो साहब, मैं पानी संभाल कर ले जाऊंगा। चमन के गांव में पहुंचते ही गांव वाले खुश हो जाते हैं और एक एक कर पानी भरने लगते हैं। अरे चलो भाई चलो, अच्छा हुआ भगवान ने हमारी सुन ली। पानी का टैंकर आया है। कितने दिन हो गए पानी देखे बिना। हाँ भाई हाँ, तुम ठीक कहते हो। पानी के बिना जीना तो कितना मुश्किल है। यहाँ ना तो कुएं में पानी है ना नल में, हमें बस इस टैंकर का ही सहारा है। अब चमन के रोज गांव में आने से गांव वालों को कुछ राहत मिली। एक दिन गांव के सरपंच ने चमन को रास्ते में ही रोक लिया। अरे भाई चमन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हैं? क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते ही हो, पानी की किल्लत और फिर ये उम्र। इतनी दूर जहां तुम टैंकर लगाते हो वहां से पानी लाना बहुत मुश्किल है। हाँ तो कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे तुम रोज मेरे घर के सामने से गुजरते हो, 5 मिनट यहीं टैंकर रोक दिया करो, मैं सारा पानी भर लिया करूंगा। मैं इसके बदले तुम्हें पैसे भी दूंगा। चमन के मन में लालच आ जाता है। अच्छा तो ठीक है सरपंच जी, आप मुझे 500 रुपए दे दिया कीजिए, और हाँ, मैं रोज नहीं, एक दिन छोड़कर आपके पास टैंकर खाली कर दिया करूंगा। और अब चमन ऐसा ही करने लगा और गांव में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी आता था, जो कि गांव वालों के लिए पूरा नहीं पड़ता था। गांव वाले टैंकर के आने से पहले ही वहां लाइन लगाने के लिए झगड़ने लगे। अरे उठाओ यहाँ से अपना मटका, पहले मैं आया था। अरे अरे हटा अपनी बाल्टी, पहले मैं आया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अगले दिन सभी गांव वाले सरपंच के पास पहुंचे और तभी चमन टैंकर लेकर वहां आ पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ओ सरपंच जी, जल्दी से पैसे लाओ, टैंकर खाली करो, इससे पहले कि कोई देख ले। लेकिन टैंकर से उतरते ही उसने देखा कि सभी गांव वाले वहीं खड़े थे। अच्छा तो ये बात है, हमें रोज पानी क्यों नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, अब समझ में आया, ये सरपंच को पानी बेच रहा है, मारो इसको। चमन किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सभी गांव वाले मिलकर चमन की शिकायत उसके ऑफिसर से करते हैं। चमन को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक ईमानदार ड्राइवर को गांव में पानी की सप्लाई करने की ड्यूटी दे दी जाती है। ऑटो हाउस। विजय नाम का युवक गांव से शहर काम करने के लिए आया। थोड़े ही दिनों में उसने ऑटो रिक्शा चलाना सीख लिया और उसे चलाकर अपना गुजर बसर करने लगा। कुछ पहचान वालों की मदद से उसने एक खोली भी किराए पर ले ली। एक दिन विजय का पड़ोसी विजय से पूछता है,
और भाई विजय, क्या हाल चाल है? कुछ कमाई वमाई हो भी रही है या नहीं? हाँ भैया, सब ठीक ठाक है, बस गुजर बसर हो रहा है किसी तरह। जो भी कमाता हूँ उसमें से आधा तो खाने पीने में और खोली के किराए में निकल जाता है। हाँ भाई विजय, ये तो तुमने ठीक कहा। मैं भी ये खोली खाली करने वाला हूँ, क्योंकि मकान मालिक ने किराया दोगुना कर दिया है। अच्छा भैया, ऐसी बात है? क्या पता मुझे भी जल्द ही खोली खाली करनी पड़ेगी। मैं बढ़ा हुआ किराया कहाँ से दूंगा? थोड़े ही दिनों बाद मकान मालिक ने विजय को किराया बढ़ाने के लिए बोल दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर बढ़ा हुआ किराया नहीं दे सकते तो मेरी खोली खाली कर दो। अगले दिन विजय ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पहुंचा। वहां उसके ऑटो वाले दोस्त शंभू ने पूछा, अरे क्या बात है विजय, क्यों इतना परेशान है? बड़ा उदास लग रहा है आज। हाँ शंभू, आज मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मुझे चिंता खाई जा रही है। अरे क्या हो गया? क्या कहूँ, खोली मालिक ने खोली का किराया बढ़ा दिया। पहले वो 3000 लेता था, अब सीधा उसने 6000 कर दिया। अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ से दूंगा 6000 किराया? तो तुमने क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या है शंभू, मुझे तो कल ही खोली खाली करनी पड़ेगी। विजय की बात सुनकर शंभू कुछ सोचकर उससे कहता है, अरे विजय, बुरा ना मानो तो एक काम कर लो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर असलम मियाँ का गैराज है। वह रोज के 50 रुपए लेते हैं रात को ऑटो खड़े करने का, और वहां पर नहाने धोने का भी इंतजाम है। तुम तो अकेले हो, सोचो इस बारे में। लेकिन शंभू, मैं रात को सोऊंगा कहाँ? अरे यार विजय, तुम भी कैसी बात करते हो? अपने ऑटो में ही सो लेना। अकेले तो तुम हो, तुम्हारे पास कौन सा इतना सामान है, या तुमने कौन सा रोज खाना बनाना है? वहीं पे नहा धो लेना, होटल में खाना खा लेना और ऑटो में सो जाना। विजय को शंभू की बात समझ में आ जाती है और वह असलम मियाँ के पास जाता है। असलम मियाँ भी विजय की हालत देखकर उसे हाँ कर देते हैं। इस तरह से विजय की ना सिर्फ रहने की समस्या दूर हो जाती है, बल्कि उसे पैसों की भी अच्छी बचत हो जाती है। और ऑटो में सोने की वजह से जब तक उसे नींद नहीं आती, वो ऑटो भी चलाने लगता है। इससे उसका काम भी बढ़ जाता है। Please subscribe.